हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हमारा लेक्चर का गोल होगा धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था धातुओं का सांद्रण कैसे करते हैं। धातुओं का सांद्रण में हमने 5 तरह के देखा था। 5 कौन कौन सा था? पहला था चलनी से चालकर या हम फटक कर निकालते थे, उसको अशुद्धियां निकालते थे। दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि। चौथा रासायनिक विधि था एक। और एक था पांचवा, कौन था? फेन प्लवन विधि था। और उन सबको सबका अलग अलग गुण था। एक था ऑक्साइड, एक था सल्फाइड ऐश के लिए, एक था कार्बोनेट ऐश के लिए, कोई ऑक्साइड ऐश के लिए था, कोई चुंबकीय पदार्थों के लिए था। ठीक है, उन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सांद्रण जब हम देखिए कैसे स्टार्ट होता है, सब चीज हम एक एक स्टेप से यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने खनिज एवं अयस्क को पृथ्वी के भूपर्पटी से निकाला मैंने। तो जैसे ही हम पृथ्वी के भूपर्पटी से हम उसको निकाला, खनिज को या अयस्क को, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा धूल कण अशुद्धियां, बहुत ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती है उसमें। होती है कि नहीं होती है? ऐसा थोड़ा है कि मैंने खुदाई किया डायरेक्ट मुझे सोना मिल गया, डायरेक्ट में मुझे लोहा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोहा के साथ साथ बहुत ज्यादा अशुद्धियां आती है उसके साथ। तो उससे हम कहते हैं खनिज या अयस्क कहते हैं। तो खनिज अयस्क हमें प्राप्त हो गया। और खनिज से हमें धातु अब निकालना है। खनिज से हमें धातु निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? पहले हमें सांद्रण करना पड़ता है। और सांद्रण करने के 5 नियम हमने पहले कल बताया था, मतलब कल अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। 5 सांद्रण की विधियां हमने देखा था। ठीक है, सांद्रण करने के बाद हमें क्या मिला? सांद्रण करने के बाद हमें अयस्क मिला। अब उन अयस्क शुद्ध अयस्क मिला। पहले अशुद्ध अयस्क था, अब शुद्ध अयस्क मिल गया। अब शुद्ध अयस्क से हमें धातु कैसे प्राप्त करना होगा? शुद्ध अयस्क से हमें धातु कैसे प्राप्त करना होगा? शुद्ध अयस्क से हमें धातु प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? शुद्ध अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, हैलाइड अयस्क हो, इन सबको हम ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं। अब ऑक्साइड अयस्क में क्यों बदलते हैं? ऑक्साइड अयस्क में क्यों बदलते थे, इसका भी रीजन मैंने दिया था। तो ऑक्साइड अयस्क में हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि सल्फाइड, कार्बोनेट और हैलाइड से धातु प्राप्त करने में मुश्किल होता है, और ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि उसको हम डायरेक्ट अपचयन कर सकते हैं। अपचयन कर देते हैं मतलब ऑक्सीजन को ह्रास कर देते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो हमें डायरेक्ट वह धातु मिल जाता है। ठीक है, अब सांद्रण कर लिया। सांद्रण से मैंने ऑक्साइड अयस्क में बदल दिया। ऑक्साइड अयस्क में बदलने के बाद अब ऑक्साइड अयस्क से हमें धातु निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? निकालना होगा ना। तो धातु को निकालने हैं किससे? ऑक्साइड अयस्क से। तो इस केस में हम निष्कर्षण आते हैं। अब आता है निष्कर्षण, कि धातु के ऑक्साइड अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए आगे चलते हैं। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आपको साइंस वाले चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारा है आज का लेक्चर, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। हमने सांद्रण किया, धातु का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण किया अशुद्धियों को निकालने के लिए।
अशुद्धियाँ निकल गया। अब शुद्ध शुद्ध अयस्क बन गया मेरा कौन कौन, शुद्ध अयस्क हो गया सल्फाइड का, कार्बोनेट का, हैलाइड का और ऑक्साइड का। इन चारों को हम जो शुद्ध अयस्क बन गया, वो शुद्ध अयस्क से हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदला। ऑक्साइड में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, अब शुद्ध धातु को निकालेंगे। शुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु को निकालेंगे। तो शुद्ध धातु को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो धातु का निष्कर्षण अब कैसे करेंगे, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रूल होता है। हर एक धातु को हम एक तरीके से नहीं निकाल सकते। जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर होते हैं धातु, सक्रियता श्रेणी में जो नीचे होते हैं धातु, और मिडिल में होते हैं धातु जो बीच में होते हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे धातु को हम एक ही तरीके से निकालेंगे। जैसे सारे अयस्क को हम एक तरीके से नहीं हम सांद्रण किए थे, वैसे ही सारे जो अयस्क है, जो जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड के फॉर्म में आया जो, उसको हम सबको एक तरीके से नहीं निकाल सकते। सभी धातु के ऑक्साइड से धातु को हम एक तरीके से निष्कर्षण नहीं कर सकते। ठीक है, सबका अलग अलग नियम है। तो उस नियम को अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण अपचयन विधि द्वारा किया करते हैं। अपचयन विधि द्वारा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें होता है, धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को अगर हम हटा दिए, धातु में से हम ऑक्सीजन को हटा देंगे तो मेरा धातु मिल जाएगा ना। तो ऑक्सीजन को निकालने की कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम निकालते हैं अपचयन विधि द्वारा। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हम ऑक्सीजन का ह्रास करते हैं। तो ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो मेरा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही बोला, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, अपचयन विधि द्वारा। अपचयन की क्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अब अपचयन जो करते हैं हम, तो हर एक धातु के लिए अलग अलग होता है, और वह किस पर निर्भर करता है, वह क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, वह रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। धातु की कौन धातु की रिएक्टिविटी कितना है, उस पर निर्भर करता है क्या, अपचयन। ठीक है, यह सब जो सेंटेंस है ना, सबको हम अभी नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। अभी बस यहाँ देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। देखिए, धातु के ऑक्साइड को अपचयन द्वारा निकालते हैं, और अपचयन की क्रिया जो होती है क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। ऐसा क्यों, धातु की क्रियाशीलता पर क्यों निर्भर करता है, वो हम आगे सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखिएगा। अपचयन की 3 विधियां दिया हुआ है। अपचयन की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी, एक होती है ऊष्मा अपचयन, और एक रासायनिक अपचयन, और एक तीसरा विद्युतीय अपचयन। मैंने अभी बताया कि सभी के सभी जो धातु के ऑक्साइड है, उनसे धातु को निकालना एक तरीके से नहीं निकाल सकते सबको, क्योंकि सबकी क्रियाशीलता अलग अलग है। सबकी क्रियाशीलता अलग अलग है, तो हम एक तरीके से सबको कैसे निकाल लेंगे। कोई जटिल तरीके से जुड़ा रहता है, कोई कम जटिल तरीके से जुड़ा होगा, कोई कमजोर होगा, कोई मजबूत होगा। तो सब पे तो एक बल नहीं लगेगा ना। किसी को हम थोड़ा सा बल दे के बल से हम निकाल सकते हैं, किसी पे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, किसी पे कम बल लगाना पड़ता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, धातु के ऑक्साइड से धातु निकालने में इसमें भी यही केस है कि किसी में हम ऊष्मा अपचयन दे के निकाल सकते हैं, किसी में रासायनिक अपचयन से निकालते हैं, और किसी में विद्युतीय अपचयन से। ठीक है, तो यह तीनों केस किस किस में लगता है, इसको हम अलग देखते हैं यहाँ से। अब किसमें ऊष्मा अपचयन लगता है, किसमें रासायनिक अपचयन लगता है, किसमें विद्युतीय अपचयन लगता है, इन सबको हम देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मैंने बताया था कि बीच में, ऊपर और नीचे, ये तीनों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो एक नीचे आने वाले धातु कौन से होते हैं, वो हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं ना, वो सब नीचे आने वाले धातु होते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होते हैं, उसको 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है जो जिसको हम खुली हवा में छोड़ दिए तो आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं, उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, एक ऊपर वाले और एक मिडिल वाले। तो ऊपर वाले जो धातु होते हैं, वह खुली हवा में आग पकड़ लेते हैं, और जो मिडिल वाले जो धातु होते हैं, वह खुली हवा में आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, और जो नीचे नीचे वाले होते हैं, वह अम्ल एवं जल से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, जो नीचे वाले जो धातु होते हैं, वह अम्ल एवं जल से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं जैसे
कॉपर, हाइड्रोजीरम इत्यादि बहुत ही कम क्रियाशील होता है। यह बहुत ही कम क्रियाशील होती है धातुएं जो होती है, इसलिए इसका निष्कर्षण जो होता है उष्मा अपचयन द्वारा करते हैं। देखा, 3 अपचयन में उष्मा अपचयन का हम यूज कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर जिन धातुओं की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है वहाँ पर हम उष्मा अपचयन द्वारा हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। उष्मा अपचयन करके ऑक्सीजन को निकाल देंगे और धातु को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? तो ऐसे धातु के अयस्क प्रायः सल्फाइड के रूप में प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये जो नीचे आने वाले जो धातुएं होती है जैसे कॉपर, हाइड्रोजीरम, ये सब है, यह प्रकृति में संयुक्त सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। जैसे CuS हो गया, कॉपर जो होता है किस फॉर्म में होता है? कॉपर ग्लांस के रूप में होता है, CuS के फॉर्म में होता है। और Hg किस फॉर्म में होता है? Hg जो होता है हमारा HgS के रूप में होता है, HgS के रूप में होता है, सिनेबार के रूप में। Hg का अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार। और कॉपर का अयस्क का नाम क्या है? कॉपर ग्लांस, CuS। ठीक है, तो कॉपर ग्लांस से हम कॉपर को कैसे निकालेंगे, और सिनेबार से हम हाइड्रोजीरम को कैसे निकालेंगे, सिनेबार से पारा को कैसे निकालेंगे? तो उसको हम पहले इन दोनों को हमने सांद्रण की विधि में देखा था, इसको ऑक्साइड में बदला था, सॉरी सांद्रण की विधि में नहीं, निस्तापन और भर्जन वाले विधि में देखा था। निस्तापन और भर्जन वाले विधि में हमने कॉपर ग्लांस CuS और HgS को Cu2S और HgS को ऑक्साइड में बदला था, Cu2O और HgO में बदला था। ठीक है, और ये सल्फाइड गैस का, तो सल्फाइड गैस का किसके द्वारा हम ऑक्साइड में बदलते हैं? सल्फाइड गैस को हम भर्जन विधि द्वारा हम ऑक्साइड में बदलते हैं। और कार्बोनेट को किसके द्वारा करते हैं? कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसको हम निस्तापन विधि द्वारा हम ऑक्साइड में बदलते हैं। यह हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो नीचे आने वाला जो धातुएं होती है ये सल्फाइड के रूप में होती है। तो अभी मैंने बता दिया ये Cu2S के फॉर्म में होता है और ये HgS के फॉर्म में होता है। HgS मतलब सिनेबार और Cu2S मतलब कॉपर ग्लांस। ठीक है, अब देखिए सल्फाइड एस को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलकर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अभी मैंने बताया भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। अब देखिए, अब ये जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक धातु पर। कौन धातु पर? पारा धातु पर। 2 धातु होता है ना, 2 धातु कौन सा है? एक कॉपर हो गया, एक पारा हो गया। तो पहला हम किस पे देखते हैं? पहला हम पारा पर देखते हैं। पारा को हम कैसे निकालेंगे? निकालेंगे उसके ऑक्साइड से। ठीक है, पारा का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजीरम, Hg होता है, और उसका परमाणु क्रमांक होता है 80। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, पारा प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, यह मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलता है। पारा जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं होता है, बहुत कम होता है मुक्त अवस्था में। ठीक है, पारा के मुक्तक अयस्क क्या है? अभी मैंने बताया सिनेबार होता है और सिलेनाइड होता है। 2 पारा के मुख्य अयस्क होते हैं, कौन कौन? सिनेबार और सिलेनाइड। लेकिन इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यह होता है सिनेबार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सिनेबार और सिलेनाइड। तो मेनली जो पारा निकालते हैं वो किस अयस्क से निकालते हैं? मेनली हम इस अयस्क से निकालते हैं, सिनेबार से ही हम पारा का निष्कर्षण करते हैं। सिलेनाइड से हम बहुत कम पारा निकालते हैं। हम सबसे ज़्यादा पारा किससे निकालते हैं? सिनेबार से। और सिनेबार से पारा निकालना हमें लाभदायक भी होता है और कम पैसा लगता है हमें। ठीक है, सिनेबार सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसे हम भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। सिनेबार क्या है? सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क को पहले हम ऑक्साइड भर्जन विधि द्वारा उसको ऑक्साइड में बदल देंगे। यह हमने भर्जन निष्तापन में देखा था। जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं, और जो कार्बोनेट होता है और कार्बोनेट या ऑक्साइड होता है उसको निष्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलते थे। ठीक है, ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। देखिए, प्राप्त धातु ऑक्साइड को अकेले भट्टी में गर्म करने पर पारा हमें प्राप्त होता है।
अब यह जो हमने अभी देखा, इसको, इस सेंटेंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि एग्जाम्पल पर। देखिए देखिए यहाँ पर हमारा सीने बार है, सीने बार को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, यहाँ पर हीट दिए, यहाँ पर हीट दिए, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या मेरा बन गया, मेरा बन गया HgO। यह क्या, यह जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन वर्जन का है। वर्जन वाले में हमने ये इक्वेशन देखा था कि सल्फाइड एस से पहले मैंने ऑक्साइड में बदल दिया। ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं, ऑक्साइड में हम बदलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अयस्क के कम, मतलब द्रव्यमांक जितना होता है द्रव्यमांक से कम ताप पर, वर्जन विधि में ही होता था ना, द्रव्यमांक से कम ताप पर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये जो गर्म हम कर रहे हैं, ये HgS के जो द्रव्यमांक होता है उससे कम ताप पर करेंगे, ना कि उससे ज़्यादा ताप पर करेंगे। ठीक है, कम ताप पर, द्रव्यमांक के कम ताप पर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं जब इस अयस्क को, HgS को, तो हमारा HgO मिल जाता है। और ये अशुद्धियाँ जो होती है बाहर निकल जाती है। अशुद्धियाँ क्या है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यह क्या होता है, यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब ऑक्साइड में बदल गया। ऑक्साइड में हमने कैसे बदला, भर्जन विधि द्वारा। ये जो भर्जन विधि है, भर्जन विधि द्वारा हम ऑक्साइड में बदल दिए। क्लियर है, पहला हमारा हो गया ऑक्साइड में बदलना। अब ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन है इसको हम निकाल देंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा यह यहाँ पर हाइड्रोजीरम बन जाएगा, यह धातु हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यह ऑक्साइड से, ये जो ऑक्साइड को कैसे निकालेंगे, तो ऑक्साइड को मैंने बताया था, ऑक्साइड को निकालने के लिए क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। तो क्या करते हैं, अपचयन, अपचयन में ही ना ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो इसको HgO से हम Hg बनाने के लिए अपचयन करेंगे। और कौन सा अपचयन है यहाँ पर, इस विधि में हम उष्मीय अपचयन कर रहे हैं, उष्मीय अपचयन। अभी अभी यहाँ पर देखा था आपने, यहाँ पर कि देखिए जो धातु कम क्रियाशील होती है, कहाँ गया, हाँ, कम क्रियाशील होती है, उसका निष्कर्षण हम ऊष्मा अपचयन द्वारा करते हैं। तो कॉपर और हाइड्रोजीरम जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है। नीचे आने का मतलब क्या है कि उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो कम क्रियाशील जो धातुएं होती है उसका जो हम अपचयन करते हैं ऊष्मा द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हम ऊष्मा द्वारा इसका अपचयन करेंगे। इसका जो अपचयन है, इसका जो अपचयन है हम ऊष्मा द्वारा करेंगे। तो ऊष्मा का मतलब हीट दे दिए यहाँ पर, ऊष्मा का मतलब यहाँ पर हीट दे दिए। तो हीट दे दी है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसमें इसको इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वाष्प में बदल जाएगा। वो ऑक्सीजन जो है हवा में चला जाएगा और बच जाएगा क्या, हाइड्रोजीरम। तो हाइड्रोजीरम मेरा यहाँ निकल गया, और हाइड्रोजीरम और ये ऑक्सीजन जो है निकल के हवा में चला गया, वायुमंडल में चला गया ये ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया। पहला केस क्या था, पहला केस हमारा भर्जन विधि द्वारा जो था, भर्जन विधि द्वारा HgS को हम द्रव्यमांक से कम तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में द्रव्यमांक से कम ताप पर हम गर्म करते हैं। तो क्या मिलता है हमारा, HgO मिलता है, और यहाँ अशुद्धियाँ बाहर निकल गया। यह भर्जन विधि था। भर्जन विधि द्वारा मैंने अशुद्धियों को बाहर निकल दिया। जो अशुद्ध अयस्क था, यह क्या है मेरा, यह मेरा अशुद्ध अयस्क है, यह मेरा अशुद्ध अयस्क है। और ये जो मिला हमें, यह क्या मिला, यह शुद्ध अयस्क मिला। शुद्ध अयस्क कैसे मिला, क्योंकि अशुद्धियाँ तो यहाँ निकल गया बाहर, अशुद्धियाँ मेरा यहाँ बाहर निकल गया, और यह मेरा शुद्ध अयस्क मिला यहाँ। ये मेरा शुद्ध अयस्क मिल गया, किस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में। अब यह ऑक्साइड फॉर्म से ये जो शुद्ध अयस्क हमें यहाँ मिला, शुद्ध अयस्क से हमें धातु को प्राप्त करना है। धातु को प्राप्त करेंगे ना, ये अयस्क थोड़ी छोड़ देंगे, अयस्क से हमें धातु को प्राप्त करना है कि नहीं करना। तो ये जो HgO है, इससे हम हाइड्रोजीरम प्राप्त किए कैसे, उष्मीय अपचयन देकर। उष्मीय अपचयन किया तो हमें Hg मिल गया, और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चला गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस विधि को ऊष्मा द्वारा अपचयन कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा हमने दिया था। अब देखिए तांबा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। पहले हमने देख लिया कॉपर का, सॉरी हाइड्रोजीरम का देख लिया हमने, इसका देख लिया हमने,
अब बच गया इस ये कॉपर, कॉपर बच गया। तो कॉपर का नहीं देखेंगे, क्योंकि दो ही धातु हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। दो ही धातु में आपको समझ में आ जाएगा क्या कहने का मतलब है। अब देखिए तांबा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तांबा का संकेत कॉपर Cu होता है और परमाणु संख्या 29 होते हैं। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तो तांबा जो होता है मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में यह किस फॉर्म में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में यह सल्फाइड में भी पाया जाता है, और ऑक्साइड में भी पाया जाता है, और कार्बोनेट में भी पाया जाता है। अब देखिए सल्फाइड में भी पाया जाता है, ऑक्साइड में भी, और कार्बोनेट में भी। तो मैंने आपको पता है इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है आप ही बताइए मुझे। अगर तांबा सल्फाइड में होगा तो हम भर्जन विधि द्वारा उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। अगर तांबा ऑक्साइड में या कार्बोनेट में होगा तो निस्तापन विधि द्वारा उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। क्लियर है? एक बार और फिर से बोलता हूँ। अगर जो यहाँ का क्या कर रहा है, ये तांबा जो होता है संयुक्त अवस्था में होता है। कौन कौन में? सल्फाइड में, ऑक्साइड में एवं कार्बोनेट में। तो मेरे को एक बात बताइए कि तांबा अगर सल्फाइड अवस्था में होगा तो उसको किस विधि द्वारा हम ऑक्साइड में बदलेंगे? उसको हम भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलेंगे। और भर्जन विधि में क्या होता है? द्रव्यमान से कम तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है। अब दूसरा केस, अगर जो तांबा कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो किस किस विधि द्वारा उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे? तांबा अगर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो उसको हम निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलेंगे। और निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन में ऑक्सीजन की सीमित वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम तापमान पर हम गर्म करते हैं। इसमें क्या था? निस्तापन में क्या है? सीमित वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्साइड अयस्क मिलता है, सी ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तांबा में प्रमुख अयस्क क्या है हमारा? Cu2S और CuFeS2, कॉपर ग्लांस एवं कॉपर पाइराइट। ये दोनों याद कर लीजिएगा। तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? कॉपर ग्लांस एवं कॉपर पाइराइट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Cu2S एवं CuFeS2, Cu2S एंड CuFeS2। ठीक है। अब देखिए तांबा धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर ग्लांस से करते हैं। तांबा धातु का निष्कर्षण हम किससे करते हैं? कॉपर ग्लांस से। इससे करते हैं Cu2S से। इससे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और मेहनत ज़्यादा लगता है, इसलिए कॉपर ग्लांस से ज़्यादा आसानी से होता है और कम पैसा लगता है। ठीक है। कॉपर ग्लांस एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसे हम भर्जन विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है। सल्फाइड अयस्क है तो इसको भर्जन विधि द्वारा हम ऑक्साइड में बदलेंगे, और ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करते हैं। अब देखिए कॉपर ग्लांस को भट्टी में गर्म करने से आंशिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में बदलता है, और शेष कॉपर ग्लांस से अभिक्रिया कर तांबा धातु मिलता है। अब इन सबको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये जो Cu2S हमारा है, ये हमारा कॉपर ग्लांस है। इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में और द्रव्यमान से कम ताप पर, क्यों ऑक्सीजन की उपस्थिति में और द्रव्यमान से कम ताप पर, तो यह कौन सा केस हो गया? यह केस हो गया भर्जन का। इससे ही समझ में आ जाना चाहिए, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया तो समझ में आ जाना चाहिए कि वह भर्जन विधि है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और द्रव्यमान से कम ताप पर जब हम इस अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O, और यहाँ अशुद्धियाँ हमें बाहर निकल गए। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा शुद्ध अयस्क मिल गया। शुद्ध अयस्क किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। अब शुद्ध अयस्क Cu2O है, उसको हम फिर से Cu2S से रिएक्शन कराते हैं। यही बोल रहा था यहाँ पर। कॉपर ग्लास को भट्टी में गर्म करने से हमें आंशिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है। आंशिक रूप से मिलता है हमें Cu2O है जो आंशिक रूप से मिलता है। अब Cu2O को फिर से हम कॉपर ग्लास से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है Cu2O को फिर से हम कॉपर ग्लास से अभिक्रिया करते हैं, तो हमें तांबा धातु मिलता है। ठीक है। थोड़ा जाता ही नहीं क्या? घिच पिच हो जा रहा है ना? आप फीडबैक देते रहिए मुझे कि मैं ज़्यादा इसको अगर इसको रंगता हूँ तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो आपको मतलब इरिटेटिंग तो नहीं लगता है ना?
कि आपको मतलब समझ ये दिखाई नहीं देता होगा क्लियर आपको ये सब? ऐसा तो नहीं है ना? अगर होगा तो बोलिएगा, अब फीडबैक दीजिएगा तभी तो मुझे समझ में आएगा ना। ठीक है, देखिए ये मेरा कॉपर ऑक्साइड बना है इधर भर्जन विधि द्वारा। भर्जन विधि द्वारा हमें क्यूपरस ऑक्साइड मिल गया। अब इस क्यूपरस ऑक्साइड को हम फिर से कॉपर ग्लास से अभिक्रिया करते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है मुझे? मुझे कॉपर धातु मिल जाता है और ये अशुद्धियाँ मुझे बाहर निकल जाता है। अशुद्धियाँ बाहर निकल गया। ठीक है, और इस विधि में भी क्या लग रहा है? उष्मा लग रहा है, तो उष्मा द्वारा अपचयन इसमें भी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? दोनों के दोनों समझ में आ गया? यह पारा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं और तांबा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, समझ में आ गया? पारा और तांबा धातु का निष्कर्षण क्लियर है? यह दोनों हमें सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाला धातु होती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाला धातु ये दोनों होते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित इसी धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? जो मध्य में होते हैं, बीच में होते हैं, जिनको जो जल और अम्ल से जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब करते हैं लेकिन वह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, वह गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। ये जो जिंक हो गया, फेरम हो गया, मैग्नीशियम मैग्नीज हो गया, ये सब के सब क्या है? ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं और अम्ल से और गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और नीचे आने वाले जो धातु होती है हाइड्रोजन के जो नीचे आती है वह तो अभिक्रिया करती ही नहीं है, लेकिन यह बीच का है। बीच वाला जो होता है, यह सब मैंने पीछे के लेक्चर में सारा बता रखा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिकैप कराता हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, मध्य वाला जो धातु होता है वह अम्ल से एवं गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ना कि ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। और जो ऊपर वाला होता है, सबसे ऊपर होता है, जो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं, ये सब ठंडे जल से भी अभिक्रिया करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों जो होते हैं ठंडे जल से भी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए सक्रियता श्रेणी में के मध्य स्थित धातु में कौन कौन सा? जिंक हो गया, फेरम हो गया, मैग्नीज हो गया। ये अभिक्रियाशीलता क्या होती है? मध्यम होती है। अभिक्रियाशीलता कैसी होती है? मध्यम होती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके धातु में परिणत नहीं कर सकते। अब देखिए जो नीचे आने वाले जो धातु थे, जैसे कॉपर और हाइड्रोजीनियम जो था, उनको हम डायरेक्ट गर्म करके ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त कर रहे थे। लेकिन बीच वाला जो धातु होता है, मध्यम वाला जो धातु होता है, उसको हम सीधा गर्म करके ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते। बीच वाले जो होते हैं, जैसे जिंक हो गया, फेरम हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सबको ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट हम ऊष्मा देकर नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऊष्मा से नहीं इसको निकाल सकते धातु को। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए हम एक अपचायक यूज करते हैं। इसके लिए किसी अपचायक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अपचायक की। और इसलिए इसका निष्कर्षण हम किसके द्वारा करते हैं? रासायनिक अपचयन द्वारा करते हैं। इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ कि रासायनिक अपचयन में हम अपचायक का यूज करते हैं। वह अपचायक कौन कौन सा होता है? वह अपचायक होता है कार्बन एवं एल्यूमिनियम। यह दोनों जो होते हैं ना, कार्बन एवं एल्यूमिनियम, यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपचायक है। यह बहुत जल्दी किसी को अपचयन कर देते हैं। तो रासायनिक अपचयन में हम कार्बन एवं एल्यूमिनियम अपचायक का यूज करते हैं ऑक्साइड को निकालने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को निकालने के लिए। ठीक है, यस, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उससे ऑक्सीजन को निकालने के लिए, मतलब ऑक्सीजन के अपचयन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम कार्बन एवं एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, ना कि डायरेक्ट हम उष्मा दिए और ऑक्सीजन निकल गया, जो पहले केस में था। इस केस में हम उष्मा देकर नहीं करेंगे। इस केस में हम कार्बन एवं एल्यूमिनियम अपचायक का यूज करते हैं, और इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को हम रासायनिक अपचयन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस विधि को रासायनिक अपचयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपचायक यूज कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट उष्मा हम यूज कर रहे हैं। उष्मा देके डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं। इसमें हम कार्बन एवं एल्यूमिनियम जैसे स्ट्रॉन्ग अपचायक का यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को निकालने के लिए, मतलब ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए, और ऐसे जो धातु होते हैं सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। जो बीच वाले जो धातु होते हैं जिंक, फेरम और मैग्नीज,
ये सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में होते हैं। तो अब बताइए मुझे, मैंने इतना बार बहुत बार बता दिया कि सल्फाइड के रूप में रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, सल्फाइड के रूप में अगर रहेगा तो ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे। आवाज़ पीछे से आना चाहिए या कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि सल्फाइड, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि सल्फाइड एस को हम, सल्फाइड से हम ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं, किस विधि द्वारा बताइए, भर्जन विधि द्वारा, और कार्बोनेट को निस्तापन विधि द्वारा। ठीक है। अब देखिए, सल्फाइड या कार्बोनेट एस्को से धातु प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए सल्फाइड एस का भर्जन विधि द्वारा हम, और कार्बोनेट एस को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। यह सब हमने पीछे बता दिया है मैंने। अब देखिए, पहला देखिए, जस्ता धातु का निष्कर्षण। अब ये तीन चीज है, जिंक हो गया, फेरम हो गया और मैग्नीज हो गया। ये तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। जिंक को कैसे निकालेंगे हम उसके अयस्क से, और लोहा को कैसे निकालेंगे उसके अयस्क से, और मैग्नीज को हम कैसे निकालेंगे उसके अयस्क से। तो पहले हम जिंक का देखेंगे, जस्ता का देखेंगे। जस्ता धातु का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, ठीक है। जस्ता का संकेत Zn होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जस्ता जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, वह किस फॉर्म में होता है, वह सल्फाइड में होगा या तो कार्बोनेट में होगा। जस्ता या तो सल्फाइड में होगा या तो कार्बोनेट के रूप में होता है। और सल्फाइड के रूप में क्या होता है, जिंक ब्लेड मतलब Zns, और कार्बोनेट के रूप में कैलेमाइन मतलब ZnCO3। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। जस्ता धातु के दो अयस्क हैं, कौन कौन से, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन। इसको याद कर लीजिएगा, जिंक ब्लेड एवं कैलेमाइन। यह इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जस्ता धातु के अयस्क का नाम बताइए, इनमें से कौन कौन है, तो दे देगा एक जिंक ब्लेड एवं एक कैलेमाइन ZnCO3। और कैलेमाइन किसका अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, और जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। अब बताइए, दो केस इसमें है, एक सल्फाइड है एक कार्बोनेट है। तो ये जो Zns है, ये जो Zns हमारा, उसको हम कैसे निकालेंगे। ये जो Zns उसको हम भर्जन विधि द्वारा हम पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, और फिर ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे, किसके द्वारा, कार्बन एवं एल्यूमिनियम अपचायक द्वारा। ठीक है। और यह देखिए कैलेमाइन वाला केस में, कैलेमाइन वाला केस में हम पहले निस्तापन विधि द्वारा इसको ऑक्साइड में बदलेंगे, और ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर कार्बन एवं एल्यूमिनियम अपचायक द्वारा हम उसको ऑक्सीजन को निकाल के धातु प्राप्त कर लेंगे। अब इन दोनों जो मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इक्वेशन से। देखिए इक्वेशन देखिए, पहला देखिए, Zns हमारा क्या है, हमारा जिंक ब्लेड है। जिंक ब्लेड से हम कैसे निकालते हैं, जिंक ब्लेड को हम पहले भर्जन विधि द्वारा, बोला था मैंने, भर्जन विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ, समझ जाइए कि भर्जन विधि है, और द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म किया तो क्या मिल गया मुझे, जिंक ऑक्साइड, और अशुद्धियाँ बाहर निकल गया। अब ये जिंक ऑक्साइड मेरा क्या, शुद्ध अयस्क मिल गया, क्योंकि अशुद्धियाँ यहाँ मेरा मिल गया, बाहर आ गया, तो शुद्ध अयस्क मेरा Zno है। ठीक है। अब देखिए Zno को हम कार्बन या एल्यूमिनियम द्वारा, दो अपचायक का मैंने इसमें यूज करते हैं। जो मध्यम वर्ग वाले जो धातु होते हैं उसमें हम अपचायक द्वारा हम अपचयन करते हैं, और वह अपचायक कौन सा है, कार्बन एवं एल्यूमिनियम। अभी हमने देखा था ना पीछे, यहाँ पर देखिए, कार्बन एवं एल्यूमिनियम अपचायक द्वारा हम अपचयन की क्रिया करते हैं, उसको हम रासायनिक अपचयन करते हैं। ठीक है। तो देखिए Zno में बदल दिया। अब Zno को कार्बन का यूज करके, यहाँ पर कार्बन का यूज किया हमने, कार्बन का यूज किया तो Zno में से कार्बन जो है ऑक्सीजन को निकाल देगा, कार्बन को Zno में से ऑक्सीजन को निकाल दिया तो क्या बन गया मेरा, जिंक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो वायुमंडल में चला जाएगा। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जिंक। ठीक है। यह है कार्बन द्वारा अपचयन, किसका, सल्फाइड गैस का। अब देखिए दूसरा केस, देखिए दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस हमारा है जिंक कार्बोनेट।
जिंक कार्बोनेट, अब कार्बोनेट के फॉर्म में, यह कौन सा है, कैलेमाइन। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, कैलेमाइन। और जेडेनएस क्या होता है, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड और दूसरा कैलेमाइन, ये हमारा कैलेमाइन है। तो यह कार्बोनेट के फॉर्म में है। तो कार्बोनेट के फॉर्म में, तो इसको ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं हम, निष्ठापन विधि द्वारा। यह मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसको हम निष्ठापन विधि द्वारा करते हैं। निष्ठापन विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में हम गर्म करते हैं द्रव्यमान से कम ताप पर। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। इसमें ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो यह निष्ठापन विधि, इसी से समझ जाइएगा कि यह निष्ठापन विधि द्वारा हो रहा है। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में हम द्रव्यमाप से कम ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जेडेनो मिल रहा है। जेडेनो मिल गया ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, यह मेरा अशुद्धियाँ जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और जिंक ऑक्साइड मेरा क्या है, शुद्ध है, शुद्ध अयस्क मेरा क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो अब इससे हम इसको फिर से यहाँ करेंगे, इसको फिर से अब यहाँ करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड में फिर से हम कार्बन अपचयन करेंगे, कार्बन द्वारा अपचयन कराएंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। पहले केस में मैंने इसके द्वारा किया था, जिंक सल्फाइड को पहले जिंक ऑक्साइड में बदला, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदला, और जिंक ऑक्साइड को कार्बन कार्बन द्वारा अपचयन करा के जिंक में बदल दिया था। दूसरा केस क्या हमारा, दूसरा केस हमारा जिंक कार्बोनेट को, Zn CO3 को पहले Zn, देखिए Zn CO3 को, ये जो Zn CO3 है, इसको निष्ठापन विधि द्वारा हम जेडेनो में बदल दिए, और कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बाहर निकल गया। तो जेडेनो में बदल दिए, तो अब इसका हम अपचयन करेंगे। तो अपचयन किसे कराएंगे, यहाँ पर देखिए, अपचयन हम कार्बन की उपस्थिति में किया, तो हमें क्या मिल गया, जिंक मिल गया। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा अशुद्धियाँ बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए इस विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कहते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन कहते हैं। क्लियर है, देखिए समझ में आ गया। ये वाला जस्ता धातु का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए आगे दूसरा कौन सा, दूसरा मैग्नीज धातु का निष्कर्षण। मैग्नीज धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, देखिए मैग्नीज का संकेत होता है Mn, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। मैग्नीज जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का अयस्क क्या है, पाइरोलूसाइड MnO2, पाइरोलूसाइड MnO2 के फॉर्म में होता है। इसका अयस्क क्या होता है, MnO2, इसको याद कर लीजिएगा। इसका अयस्क का नाम क्या है, MnO2, पाइरोलूसाइड। ठीक है, तो मैग्नीज धातु का निष्कर्षण हम पाइरोलूसाइड एस से किया जाता है। और पाइरोलूसाइड एस जो है, इसमें पहले से ऑक्सीजन है, यह पहले ऑक्साइड के फॉर्म में, या किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में पहले ही से है ना। तो इसको हम इसको न भर्जन या निष्ठापन विधि की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना। भर्जन एवं निष्ठापन विधि का जरूरत तब पड़ता है जब वो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, लेकिन ये तो पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अपचायक द्वारा हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे। डायरेक्ट अपचायक का यूज करके हम इसमें डायरेक्ट अपचायक का यूज करके इससे जो ऑक्सीजन है, इससे जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देंगे। ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देंगे, और क्या बच जाएगा मेरा, Mn, क्या बच जाएगा मेरा, Mn बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाइरोलूसाइड अयस्क को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करने से मैग्नीज धातु पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। इस विधि को एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करते हैं। देखिए इस विधि को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के द्वारा हम अपचयन कर रहे हैं। देखिए इसका ये वाला MnO2 देख रहे हैं ना, MnO2 क्या है मेरा, पाइरोलूसाइड। पाइरोलूसाइड किसका है, इसका मैग्नीज का, किस फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्ट एल्यूमिनियम से अपचयन करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम बन गया मेरा, और Al2O3 और हीट बाहर निकल गया, ये दोनों। ठीक है, तो मैग्नीशियम हमें, सॉरी मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, मैग्नीज मिल गया ना हमें। तो ये तो सबसे आसान तरीका हो गया, क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में पहले से था, ऑक्साइड के फॉर्म में पहले से था, तो इसको हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम से अपचयन करा दिया। तो एल्यूमिनियम से अपचयन कराया, तो इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन।
क्लियर है? इसमें तो हमें ना भर्जन ना निस्तापन कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, इनसे निकालना, इनसे धातु को निकालना मुश्किल होता है। इसको पहले हम ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदल के हम ऑक्साइड में बदलने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट हम अपचयन कर देंगे। अपचयन किसके करते हैं? अपचयन हम एल्यूमिनियम या कार्बन द्वारा कर देते हैं, या उष्मा द्वारा कर देते हैं, या विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। तो अब तक हम दो देख लिया, एक देख लिया मैंने रासायनिक अपचयन और दूसरा उष्मा अपचयन। अब तीसरा देखेंगे क्या? तीसरा देखेंगे हम विद्युत अपघटन वाला। तो विद्युत अपघटन वाला अभी नहीं, उसको हम तीसरे पार्ट वाला में देखेंगे। अभी एक और धातु देख लीजिए, क्या है? लोहा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, क्योंकि लोहा भी तो मध्यम वर्ग में आता है ना, लोहा मध्यम वर्ग में आता है। तो लोहा धातु का निष्कर्षण हम देखते हैं। लोहा में देखिए, इसका संकेत क्या होता है? Fe होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। लोहा धातु भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, या संयुक्त अवस्था में होता है। और कौन कौन सा होता है? एक हो गया Fe2O3, और एक हो गया मैग्नेटाइट, एक हो गया हेमेटाइट और एक हो गया मैग्नेटाइट। तो दोनों याद कर लीजिएगा, Fe2O3 और Fe3O4। बड़े पैमाने पर लोहा धातु का निष्कर्षण हम हेमेटाइट द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम, ये जो हेमेटाइट देख रहे हैं ना, इसके द्वारा हम लोहा धातु का निष्कर्षण करते हैं। और किसके द्वारा अपचयन करते हैं? कार्बन के द्वारा अपचयन करते हैं। तो कार्बन द्वारा अपचयन कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कार्बन अपचयन करेंगे। ठीक है। हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा हम सांद्रण कर गर्म किया जाता है, जिससे वाष्पशील जो अशुद्धियां होती है बाहर निकल जाती है। हेमेटाइट अयस्क को हम गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्यों निकाल देते हैं बताओ? गुरुत्व पृथक्करण विधि में मैंने बताया था कि जो जिसका घनत्व अधिक होता है, एक चीज का घनत्व अधिक होता है और अशुद्धियों का जो घनत्व होता है कम होता है, तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो अशुद्धियां होगी वो क्या होगा? वो ऊपर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, मतलब उधर उधर फेंका जाएगा। ठीक है। तो अशुद्धियां बाहर फेंका जाएगा, और जो शुद्ध शुद्ध मेरा धातु है, जो लोहा, क्या लोहा का घनत्व अधिक होता है, तो वह हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब हेमेटाइट अयस्क को कोक एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो देखिए, इन सब जो अभी पढ़े हम यहाँ पर, इस सबको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, समीकरण से। देखिए, जैसे देखिए क्या बोला? हेमेटाइट अयस्क को कोक एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो कोक किससे करते हैं? कोक हम इससे करते हैं, कार्बन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो इसी को हम कोक कहते हैं। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कोक है। तो क्या कह रहा है? क्या हेमेटाइट अयस्क को कोक के साथ गर्म करते हैं। तो कोक मतलब हेमेटाइट हमारा Fe2O3 हो गया। Fe2O3 हमारा क्या है? हेमेटाइट। इसको हम कोक के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? लोहा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और दूसरा क्या करा? दूसरा करा कि एवं उसको चूना पत्थर के साथ मिलाकर, तो देखिए ये एक CO के साथ CO के साथ मैंने गर्म किया, और दूसरा Fe2O3 कार्बन के साथ अपचयन कराया, तो क्या बन गया मेरा? Fe और CO बन गया। ये दो केस में हमारा Fe आया, दो केस में। पहला केस कोक के फॉर्म में, और एक कार्बन द्वारा अपचयन करा के। ठीक है। अब क्या करा? ये चूना पत्थर के साथ मिलाकर वायु की सीमित मात्रा में हम गर्म करते हैं। तो देखिए चूना पत्थर में क्या होता है? चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इसी को तो हम चूना पत्थर कहते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट मेरा चूना पत्थर होता है। इसको जब हम इसको अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। हेमेटाइट अयस्क में सिलिका मिला रहता है। चूना पत्थर सिलिका से अभिक्रिया कर धातुमल बनाकर सिलिका को अलग कर देते हैं। अब देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड में जो मिला, जब सिलिका से, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से मिलकर क्या बना दिया? धातुमल बन गया। धातुमल क्या होता है? कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, CaSiO3। ठीक है। पहले देखिए, इसको आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, हो रहा है ना। देखिए पहले क्या बोल रहा है इसमें, लोहा धातु का निष्कर्षण हम देखिए क्लियर तरीके से आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, लोहा धातु का जो अयस्क है दो होता है, एक होता है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। हम हेमेटाइट अयस्क से ही हम निकालते हैं लोहा को, हम मैग्नेटाइट से नहीं निकालते। ठीक है। और सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं? सांद्रण जो होता है हम गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। ये जो हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। और
हेमेटाइट एस्क से हम धातु कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या होता है, हेमेटाइट एस्क को कोक एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो कोक किसे कहते हैं पहले, क्योंकि हेमेटाइट एस्क जो है कोक के साथ अब क्रिया कर रहा है ना, तो कोक क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो इसको ही कोक कहते हैं, सीओ को। अब ये सीओ जो है हेमेटाइट से रिएक्शन कर रहा है, ये जो हेमेटाइट है इससे रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेरा धातु मिल रहा है। धातु मिला है कौन, Fe का धातु मिल जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रहा है। और दूसरा केस क्या है, ये जो Fe2O3 है वो कार्बन द्वारा अपचयन करा दे रहा है। तो ऐसे भी हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं हम, और इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो कोई एक तरीका से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई एक तरीका हम यूज कर सकते हैं, या तो ये तरीका यूज कर लो लोहा को निकालने के लिए, या तो ये तरीका यूज कर लो, कार्बन द्वारा आप चयन कर दो, या कोक के साथ मिलाकर लोहा निकाल दो, सीधा सीधी कोक के साथ मिलाकर लोहा को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब आगे देखिए, हेमेटाइट एस्क में सिलिका मिला रहता है। अभी जो हेमेटाइट एस्क है Fe2O3 इसमें क्या मिला रहता है, सिलिका मिला रहता है, सिलिका। और चूना पत्थर सिलिका से अभिक्रिया करके धातुमल बनाकर सिलिका को अलग कर देता है। और चूना पत्थर जो होता है सिलिका से अभिक्रिया करके उसे धातुमल बनाकर सिलिका को अलग कर देता है। अब ये जो Fe2O3 है हमारा है, इसमें सिलिका मिला होता है। Fe2O3 जो होता है सिलिका मिला होता है इसमें अंदर। तो जैसे ही हम जो चूना पत्थर से अभिक्रिया करता है तो वह जो सिलिका होता है उस सिलिका को बाहर निकाल देता है। सिलिका को बाहर निकाल देगा तो वह शुद्ध अयस्क मिल जाएगा ना मुझे, क्योंकि पहले से जो अयस्क है Fe2O3 है उसमें सिलिका मिला हुआ। सिलिका अशुद्धि के रूप में होता है, तो सिलिका को बाहर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम, चूना पत्थर का यूज करते हैं। चूना पत्थर का यूज करते हैं जो सिलिका से अभिक्रिया करके उसको सिलिका को अलग कर देता है, सिलिका को अलग कर देता है, ठीक है। अब देखिए चूना पत्थर को हम जब ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड है सिलिका से रिएक्शन करके सिलिका को बाहर निकाल दिया। कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है, सिलिका को बाहर निकाल दिया, धातुमल को बाहर निकाल दिया। अब जो है लोहा पिघली हुई अवस्था में भट्टी के निचली सतह में जमा हो जाता है, जिससे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। लोहा को हम कैसे निकालते हैं, पिघली हुई अवस्था में भट्टी में गर्म करते हैं तो लोहा जो होता है पिघली हुई अवस्था में उसको बाहर निकालते हैं। और लोहा को धलवा लोहा भी कहते हैं। वो जो लोहा होता है उसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। छोटे पैमाने पर हेमेटाइट एस्क को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ मिलाकर लोहा का निष्कर्षण करते हैं। अब देखिए जो प्योर फॉर्म में जो होता है लोहा उसको हम नहीं निकाल सकते, उसको हम छोटे पैमाने पर एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ मिलाकर लोहा का निष्कर्षण करते हैं। इस विधि को एल्यूमिनोथर्मी द्वारा अपचयन करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनोथर्मी द्वारा अपचयन करते हैं उसको। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम चूर्ण के मिश्रण को थर्मिट कहते हैं। यह जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा जाता है आपको। यह जो लाइन है लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के चूर्ण के मिश्रण को क्या कहते हैं, थर्मिट कहते हैं। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, थर्मिट किसे कहते हैं। तो जो लौह ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम इन दोनों के मिश्रण को हम थर्मिट कहते हैं। जब इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो लोहा धातु पिघली हुई अवस्था में मिलती है। देखिए Fe2O3 और एल्यूमिनियम इन दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो ये जो लोहा धातु है लिक्विड अवस्था में मिलती है। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर एल दिया हुआ है, एल यहाँ पर एल फॉर्म में, मतलब लिक्विड अवस्था मतलब पिघली हुई अवस्था में मिलती है। और Al2O3 और हीट निकलता है बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन देख लीजिएगा। इसको जब एल्यूमिनियम से के मिश्रण से हम गर्म करते हैं तो हमारा जो लोहा है पिघली हुई अवस्था में मिलती है। और द्रवित लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है। इसलिए इसका उपयोग हम रेल की पटरियों, डब्बों एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। ये जो द्रवित लोहा है, जो पिघली हुई जो लोहा है, वह क्या करता है, दो टुकड़ों को जोड़ने में काम आता है। इसलिए इसका यूज किस में होता है, रेल की पटरी में करते हैं, रेल की पटरी में इसका यूज करते हैं। इसलिए
इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। Fe2O3 जब एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो लिक्विड रूप में मेरा लोहा बनता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। क्लियर है? और यह एक ऊष्माक्षेपी विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? कैसे है? क्योंकि इसमें हीट निकल रहा है। हीट निकल रहा है मतलब यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और विस्थापन अभिक्रिया कैसे? विस्थापन अभिक्रिया देखिए कैसे। जब एल्यूमिनियम इससे रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन को निकाल कर Fe बन गया, और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीजन का जगह ले लिया। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना दिया? Al2O3, और Fe को अकेला छोड़ दिया। Fe लोहे बेचारे को अकेला छोड़ दिया। पहले लोहा जो था ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाया हुआ था, लेकिन अब यहाँ देखिए लोहा अकेला है, तो लोहा से ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया कौन? एल्यूमिनियम कर दिया। एल्यूमिनियम जो है लोहा से Fe2O3 से ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो यह विस्थापन भी अभिक्रिया भी हुआ और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि यह द्रवित अवस्था में लोहा निकल रहा है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। भट्टी में गर्म करते हैं जब एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ, तो ये जो लोहा हमारा लाल लाल करके बाहर निकलता है द्रवित अवस्था में, तो उससे क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। और इस समीकरण को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया क्या है? विस्थापन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रहेगा ना आपको? एक एक चीज याद रहना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूँ। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि इसमें हीट निकल रहा है। और विस्थापन क्यों है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है Fe2O3 से ऑक्सीजन को निकालकर अकेला छोड़ दे रहा है Fe को अकेला छोड़ दिया, और खुद एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन की जगह ले लिया, ऑक्सीजन के साथ आ गया। देख रहे हैं ना? ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम आ गया और Fe को अकेला छोड़ दिया, तो विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया? तो यह विस्थापन अभिक्रिया भी हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो गया, और इसे क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। सबसे जो ऊपर होते हैं धातु, उसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। ठीक है? क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आज के लेक्चर में इतना ही तक रखते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो होते हैं धातु कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसलिए अगले लेक्चर में आने से पहले आप जो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में दे दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सअप लिंक में व्हाट्सअप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है? पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। हम सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू।